अंग्रेजों ने बताया मेजर दलपत सिंह, जो कि जोधपुर लांसर के कमांडर थे, कि भाई तुम कैसे लड़ोगे अपने भालों से, अपनी तलवारों से, अपने घोड़ों से? वहाँ मशीन गने हैं और वो मशीन गने बड़ी कोऑर्डिनेटेड है। तो मेजर दलपत सिंह ने मालूम है क्या कहा? हमारे यहाँ युद्ध से वापस लौटने का रिवाज सिर्फ एक ही है, या तो मौत कफन में आते हैं लोग, मौत लेकर के आते हैं, या जीत। बड़े बड़े खंदक खोदे हुए हैं, ट्रेंचेस खोदी हुई हैं, उनके सामने बावड़ वायर लगे हुए हैं 20, 25, 50 मीटर तक, आदमी आराम से घुस नहीं सकता, बाढ़ लगी हुई है और उन पे कवरिंग फायर आ रहा है। आप घोड़े से कूद नहीं सकते, घोड़े फंस जाएंगे, गिर जाएंगे, आप फिसलोगे, घोड़े गोली लगेगी, एम्प्टी फायर आएगा। और मालूम है एक इंटरेस्टिंग चीज कि अब्दुल बहा को कैद क्यों किया गया? हाइफा टाइम से 400 साल पहले तक ओटोमन अंपायर के कंट्रोल में था। ओटोमन अंपायर ने सोचा ये हमारे विरोधी में, उन्हें पकड़ के अरेस्ट कर लिया। एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाइफा फोर्ट कैप्चर करना नहीं था, सिर्फ अब्दुल बहा को छुड़ाना था। अगर ये हाइफा युद्ध नहीं जीता जाता तो इजराइल नहीं बना होता। टैंक का आविष्कार इस लड़ाई से हुआ। इस लड़ाई की बहुत देन है। ये हाइफा की लड़ाई ने इजराइल तो बनाया, इराक बनाया, लेबनान बनाया, सीरिया बनाया, सूडान बनाया। हिंदुस्तानी लोगों को अहमियत ब्रिटिशर्स क्यों नहीं देते थे? ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे। ब्रिटिश आर्मी में हमारे ऑफिसर्स तो बने ही नहीं, बहुत कम ऑफिसर्स, सूबेदार बना के छोड़ देते थे बस। जोधपुर लांसर्स मशहूर थे, आज भी उनका स्लोगन है जोर हुकुम, मतलब नाम, नमक और निशान के लिए वो अपनी जान दे देते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक युद्ध की जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशी धरती में भारतीय सैनिकों की वीरता को अमर कर दिया। यह है बैटल ऑफ हाइफा। इस गौरव गाथा को और विस्तार से बताने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं सैन्य विशेषज्ञ कर्नल उमेश चंद दुबे। कर्नल दुबे, आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल खान। बैटल ऑफ हाइफा के बारे में आपका अध्ययन बहुत ज्यादा है। आपने कई इसके ऊपर लेक्चर भी लिए हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है। थोड़ा सा इसके बारे में सर पृष्ठभूमि जानना चाहेगी। ये बैटल ऑफ हाइफा क्या है, कब हुआ, किस धरती पर है और इसकी चर्चा क्यों है? कर्नल खान, ये बैटल ऑफ हाइफा, जैसे ये नाम आता है, एक अच्छे सैनिक और एक अच्छे फौजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो बहादुरी की कहानी है जिस लड़ाई में भालों, लाठियों और तलवारों से लैस घुड़सवारों ने दुश्मन की तोपों और मशीन गनों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें हराया। ये हाइफा शहर आज के इजराइल में है। हाइफा तकरीबन 3000 साल पुराना शहर है। हाइफा का शाब्दिक अर्थ है रुचिपूर्ण, पहले डेविल, और इसको वैसे भी कह सकते हैं रिफाइंड, परिष्कृत। तो हाइफा जैसे नाम से मशहूर है, इजराइल का आज तीसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हाइफा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व युद्ध के अंतिम कड़ी के रूप में माना जाता है। ये एक हाइफा बंदरगाह था, सी पोर्ट पे बसा हुआ जगह है, और इसकी अहमियत इसलिए उस टाइम ज्यादा थी कि सेंट्रल फोर्सेस जो थी और एलीड फोर्सेस ब्रिटिश फोर्सेस थी। ब्रिटिश फोर्सेस के अंडर ही आर्मी की फोर्सेस आती थी, इंडियन आर्मी की फोर्सेस आती थी, और भारतीय सेनाएं उस टाइम पे सिर्फ इन्फेंट्री और घुड़सवार हुआ करते थे। ब्रिटिश की 15 कैवलरी डिवीजन के अंदर
हमारी जोधपुर लांसर्स, हमारे मैसूर लांसर्स और हमारे हैदराबाद लांसर, एक ब्रिगेड थी उनके अंडर, और उसने इस लड़ाई में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। तो जो आपने अभी तीन, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद का जो नाम लिया, लांसर से लगाया, ये बेसिकली आप कहें तो ये घोड़ों का टहना, घुड़सवार जो हमारे रेजिमेंट वो थी। तो जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं वो प्रथम विश्व युद्ध की बात थी, तब हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहलाया करते थे। तो ये जो लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, ये किस महीने में कब हुई थी? ये लड़ाई, जैसे मैंने बताया, प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था, और ये लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई थी। और चूंकि हाइफा पर उस समय अंग्रेजों का बिल्कुल कब्जा होने की ही नौबत आने वाली थी, ओटोमन अंपायर, जो कि जर्मन फोर्सेस, ऑस्ट्रियन फोर्सेस और हंगरियन फोर्सेस, तीनों का एक मिला जुला मिश्रण था, जिसको कि ओटोमन अंपायर बोलते थे, और टर्की की फौजें भी उसमें बहुत शामिल थी। उनके खिलाफ ब्रिटिश फोर्सेस और फ्रांस और रूसी लड़ रहे थी। सेंट्रल एशिया से जनरली सबको खदेड़ दिया गया था और वो विड्रॉ कर रहे थे। उस टाइम पे ये अंतिम लास्ट बैटल हुए हैं, जहां पे ये हैफा को ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर्स ने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रखा था। आप मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑलरेडी समझ, ऑलरेडी उनके कब्जे में था। उनके कब्जे में ये 100 साल से था। वैसे तो कहते हैं 400 साल से अब्राहम पाशा, जो ऑटोमन एम्पायर के चीफ थे, उनके अंडर ये था। लेकिन 100 साल से काफी अच्छे उनके मजबूत कब्जे में था। और वहां पे एक्चुअली क्या था कि बहावी जो धर्म है, बहावी धर्म के एक गुरु होते थे अब्दुल बहा, और जी। उनको अब्राहम पाशा ने कैद कर रखा था। ये लड़ाई नहीं होती, ये लड़ाई देर में भी हो सकती थी। 23 सितंबर को ही क्यों हुई, ये बहुत जरूरी है जानना। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये 23 सितंबर को इसलिए हुई कि अब्राहम पाशा ने कह दिया था कि मैं इनको क्रूसीफाई करूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा, इनके धार्मिक जो विश्वास करते हैं, इनके मतावलंबी हैं, उनको दिखाऊंगा। और उस टाइम पे 20 लाख मतावलंबी थे, कि दिखाऊंगा कि देखो इनको मैं कैसे मारता हूं। मतलब बहाव मजहब को मानने वाले 20 लाख थे तब। 20 लाख उस समय थे। तो तो ये ब्रिटिश के इंटेलिजेंस एजेंसी के मेजर ट्यूडोर होल को पता लग गया कि हाइफा में उन्हें कैद किया गया है, और उनको किसी भी टाइम पे जल्दी से जल्दी मार दिया जाएगा। बट सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हो रहा है? एक मजहब है या दूसरे, वो 400 साल से जायका पे कब्जा कर रखे हैं, तो सब अपने अपने जो इंटरेस्ट को देखते हैं उसमें। ये इस यही बात है कर्नल खान, कि ब्रिटिश भी अपने इंटरेस्ट को देख रहे थे। 20 साल, 20 लाख उनके फॉलोअर्स थे, आप ये देखिए। और वो एरिया मजहबी अगर एरिया, वो उसको बचा लेते तो उनको 20 लाख फॉलोअर्स मिल जाते हैं उसको कर। यस। तो ब्रिटिशर्स ने आगे भी ये धर्म के आधार पे राजनीति करते रहे हैं। धर्म के आधार पे आगे भी हिंदुस्तान के भी इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री आती है, उसमें भी आप देखते हैं कि धर्म के आधार पे उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड लुक अपनाया। जिसने जो कहा उसको उस तरह से करते कि किसी तरह से आप लोग खुश रहो। हिंदुस्तान की सेना को ही क्यों भेजना पड़ा इतनी दूर? क्योंकि जब जिस हम जानते हैं कि कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा फैला था, वहां कभी सूर्यास्त होता ही नहीं है। तो हिंदुस्तान से सेना को वहां भेजने का क्या औचित्य? देखिए, ब्रिटिश जो आए हमारे देश में, तो उन्होंने, उनका आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी फौजें बनाई। वो फौज लेके तो आए नहीं थे, उनके सिर्फ फौजी अधिकारी आते रहे। और हमारी जितने भी स्टेट फोर्सेस थी, उन स्टेट फोर्सेस को वो इस्तेमाल करते रहे, और उन स्टेट फोर्सेस को सिलेक्ट करते रहे और ब्रिटिश आर्मी में डालते रहे। फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी उसको कहने लग गए, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही थी। लेकिन इंडियन आर्मी तो इंडिपेंडेंस के बाद में बनी, ठीक है।
तो हमें क्यों चुना? क्योंकि उनकी ये मजबूरी थी। उनके पास सोल्जर्स नहीं थे और हिंदुस्तान में सोल्जर्स बहुत थे, रियासतों के लोग थे, घुड़सवार थे, सैनिक थे और इन्फेंट्री थी, पैदल घुड़सवार थे। तो इसलिए हिंदुस्तान की फौज को चुनना उनके लिए एक मजबूरी थी। या फिर यूँ कहें कि ये हुक्म हमारे जो है खून में था, हुक्म मानना आदेश जिसके अधीन होते हैं। वो इस लड़ाई में दिखा और ये बहुत ही जरूरी था कि उन्हें अंग्रेजों को ये पता था कि हिंदुस्तानी सिर्फ गुलाम रह सकते हैं। इस लड़ाई ने उनकी इस भ्रांति को तोड़ा कि हिंदुस्तानी सिर्फ गुलाम नहीं रह सकता, वो एक लीडर भी बन सकता है और एक अच्छा लीडर, अच्छा नेता, मिलिट्री कमांडर बन सकता है। इस लड़ाई ने साबित किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे इसी से पता लगता है कि इससे पहले कभी नेतृत्व का मौका नहीं मिला था। लेकिन मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ओटोमन एम्पायर जो टर्क्स थे, उनको बहुत मजबूत थे। जो अलायंस जो आप बता रहे थे, वो बहुत अच्छा बैकी हुई थी उनके और बहुत मजबूत थे और उस समय के आधुनिक हथियारों से लैस थे। लेकिन आप जो बार-बार ज़ोर दे रहे हैं, भाले की बात कर रहे थे, घोड़ों की बात कर रहे थे, वो उस एरिया के अंदर इन्हीं लोगों को भेजा। क्या ये ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को नहीं मालूम था कि ये कैसे मुकाबला करेंगे? क्या ये आत्मघाती नहीं हो रहा था? ये ये बात तुम्हारी सही है और आप इसको सोचना सही है। और ब्रिटिश भी बहुत चालाक थे, ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे और उन्हें ये भी पता था कि हिंदुस्तानी सैनिकों की बहादुरी भी बहुत। और जो हुक्म जो हुक्म सरकार नहीं कहते थे, सिर्फ जो हुक्म, जोधपुर लांसर्स मशहूर थे, आज भी उनका स्लोगन है जोर हुक्म। मतलब नाम, नमक और निशान के लिए वो अपनी जान दे देते थे। और लड़ाई के एक दिन पहले 22 सितंबर को जब अंग्रेजों की एक रिकॉनेसेंस हुई, उनका जहाज गया पहले, तो जहाज से पता लगा सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए रॉयल एयर कोर थी या रॉयल फ्लाइंग कोर जिसको बोलते थे, उनके पास रॉयल एयरफोर्स नहीं थी। तो उनका एक जहाज गया और वो जाकर के घूम के आ गया और वहां पे उस स्ट्रांग पॉइंट पे कोई भी सुगबुगाहट ने इतना अच्छा सरप्राइज दिया हुआ था ऑटोमन फोर्स के स्ट्रांग पॉइंट ने कि कुछ भी ऐसा लगा कि सब विड्रॉ हो गए। अगले दिन फिर एक मोटर कार भेजी गई रिकॉनेसेंस के लिए और वो पतले से रास्ते पे चली जा रही थी और उसके ऊपर जब एम्ड फायर आया तो पता लगा कि यहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ है, ये भागे नहीं है। और उसी दिन बताया गया, अंग्रेजों ने बताया, मेजर दलपत सिंह जो कि जोधपुर लांसर के कमांडर थे, स्क्वाड्रन कमांडर थे और फौजी दस्ते के जो हैफा पे अटैक किया हिंदुस्तानी दस्तों ने, उनके ओवरऑल कमांडर थे। तो उनको बताया अंग्रेजों ने कि भाई तुम कैसे लड़ोगे? अपने भालों से, अपनी तलवारों से और अपनी लाठियों से, अपने घोड़ों से। वहां मशीन गने हैं और वो मशीन गने बड़ी कोऑर्डिनेटेड हैं, क्योंकि जो हैफा का एरिया था, हैफा में घुसने के लिए बहुत ही कठिन टोपोग्राफी है, टिपिकल टोपोग्राफी थी। उस टोपोग्राफी के बाद में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन जब उनसे कहा गया, मेजर दलपत सिंह से अंग्रेजों ने कहा कि साहब अब मत अटैक करिए, आप विड्रॉ कर जाइए और हम दूसरी फौजें भेजेंगे, कुछ और तरीका अपनाते हैं। तो मेजर दलपत सिंह ने मालूम है क्या कहा? हमारे यहाँ युद्ध से वापस लौटने का रिवाज सिर्फ एक ही है, या तो मौत, कफन में आते हैं लोग, मौत लेकर के आते हैं, या जीत के क्या आते हैं। जीत आती है बात को। आपने सर इसमें एक लीडर की बात की है, मेजर दलपत सिंह, जोधपुर लांसर्स के। तो मेजर दलपत सिंह क्या एज ए लीडर आपने बात की कि वो स्क्वाड्रन लीडर भी थे, प्लस एक पूरे जो आर्मी जो गई थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो गई थी, जोधपुर लांसर और हैदराबाद लांसर, मैसूर लांसर, तीनों के वो संयुक्त कमांडर भी थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि संयुक्त कमांडर होते हैं कि ये इंडिपेंडेंट कमांड उनके पास दे दिया पूरे इस युद्ध की, जबकि एक ब्रिटिशर्स एक अच्छे जिसको कहते हैं कि ऐसे रणनीति वो बनाते हैं, कभी इसमें तो भारतीय अधिकारियों को तो डाला ही नहीं गया था।
बहरहाल जो मेजर दलपत का जो बताया था, तो ये क्या कारण है कि उनको लीडर बना के भेजा बजाय कोई ब्रिटिशर बनने के? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। जो हमारी घुड़सवार फौज के लीडर थे मेजर दलपत सिंह, लेकिन ओवरऑल इस बैटल कमांडर जो थे वो एक ब्रिटिश फोर्स के एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, और वो हाइफा से 4.5-5 किलोमीटर दूर पीछे बैठे रहे। 5.5 के हाँ बैठे रहे और वहां से देखते रहे। 5.5 किलोमीटर किलोमीटर दूर बैठे रहे, देखते रहे, जबकि हाइफा के 3 किलोमीटर के पास में ये सब लड़ाई चल रही थी। तो उनका उतना योगदान है ही नहीं इस लड़ाई में। वो सिर्फ नाम मात्र के थे। बस एक कमांडर थे, उस ओवरऑल सुपरविजन कह दो या ओवरऑल लीडरशिप कह दो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि हिंदुस्तानी ऑफिसर जो है वो बिना ब्रिटिश कमांड के अंडर काम नहीं कर सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिल रही हैं कि उस दौर में क्या मंजर रहा होगा कि वो इतने हथियारों से लैस थे, ऑटोमन टर्क या दूसरे जो दुश्मन थे संख्या में ज्यादा थे, पहले से वो एस्टेब्लिश थे और कोऑर्डिनेटर और एम्ड फायर भी कर रहे थे। भालों, लाठियों और घोड़ों से मैं फिर दोबारा उसी बात पर आता हूँ, लड़ाई लड़ना कुछ अतिशयोक्ति नहीं लगता आपको? ये अतिशयोक्ति लगती है आज के टाइम पे, लेकिन जहाँ जोश होता है, जहाँ जज्बा होता है, वहाँ पे मशीन गनें फेल हो जाती हैं और वहाँ पे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। नहीं, फेल तो है ही होगी सर। देखिए, जो आधुनिक उस समय के हम आधुनिक उसी बात में हम उसी में चले जाते हैं, उसी टाइम लाइन में चले जाते हैं और सोचते हैं वो मंजर को, जिनके पास हथियार और हमारे पास जो है वो दूर से फायर कर रहे हैं, और जबकि हमारे पास तो फिजिकली बिल्कुल भिड़ना पड़ेगा लड़ने के लिए, तब कोई चीज जीत हासिल होगी या दुश्मन को मारा जा सकता है। वो दूर से मार रहे हैं। कोई खास रणनीति या स्ट्रेटेजी होगी, तो स्ट्रेटेजिक प्लान क्या हो सकता था मेजर दलपत का? मेजर दलपत का या ब्रिटिशर का, किसी का होगा वो आप बेहतर बता सकते हैं। वो खास स्ट्रेटेजी क्या थी? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं अपने उसी जवाब पे आता हूँ कि वहाँ की टोपोग्राफी क्या थी, क्योंकि स्ट्रेटजी और रणनीति टोपोग्राफी और जगह जमीन को देख के फौजी बनाता है। हाइफा एक टाउनशिप था और उसके करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ था जिसको माउंट कैरमल बोलते हैं। माउंट कैरमल आजकल हिंदुस्तान में बहुत से स्कूलों के नाम है माउंट कैरमल। यस यस, हाँ ठीक है, क्रिश्चियन स्कूलों के नाम है। तो माउंट कैरमल, और उसकी एवरेज हाइट जो थी बड़ी अच्छी चट्टानें थी, स्लोप भी अच्छी, डिसेंट स्लोप थी और बहुत ही खतरनाक चट्टानें भी थी उस पे, और उसकी एवरेज हाइट तकरीबन 600 गज थी। 600 गज आप मान के चलिए, 600 गज तकरीबन एवरेज हाइट थी। तो उसकी जो एक हाइफा की तरफ वाली स्लोप पे हाइफा बसा हुआ था 3 किलोमीटर दूर, और उस स्लोप से हाइफा के पास से आती हुई एक रेलवे लाइन जाती थी। रेलवे लाइन के पास से एक रास्ता जाता था, और वो रास्ता सिर्फ 4 फीट चौड़ा था उस टाइम पे। 4 फीट 4 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता था, और 600 गज की 600 फीट की एक कॉरिडोर जो थी, जिसको कह सकते हैं कि कोस्टल लाइन थी उस नदी की, जिसको किशोन नदी बोलते हैं, उस नदी की कोस्टल लाइन थी, और उसमें दलदल, कीचड़, मार्श ये सब था। इस पहाड़ी के नीचे और पहाड़ी के ऊपर ऑस्ट्रियन तोपें लगी हुई थी, ऑस्ट्रियन मशीन गनें कोऑर्डिनेटेड थी, क्योंकि उसको पता था कि हाइफा में घुसने के लिए इस 4 गज की जगह से नदी के किनारे किनारे, रेलवे लाइन के किनारे किनारे ही जाया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं रास्ता था। तो अभी क्या किया इन्होंने, रणनीति की बात करता हूँ। रणनीति बनाई गई इनके पास। हैदराबाद लांसर के जो पूरा लांसर था वो एक्चुअली करीब 1,500 से ज्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर, बिकॉज ऑटोमन एम्पायर रिट्रीट कर रही थी, विड्रॉ कर रही थी, तो उनके प्रिजनर्स को लेकर के एस्कॉर्ट कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह, और वो भी हाइफा से दूर जा रही थी। मतलब यहाँ मैं जानना चाहूंगा दर्शकों को थोड़े समझ में आने के लिए
ओटोमन एम्पायर जो टर्क्स थे वो रिट्रीट क्यों कर रही थी, और फिर जो उनके जो जुदबंदी बोलेंगे या जिनको जो कब्जे में लिए गए थे वो कौन थे, और कौन उनको देखभाल कौन कर रहा था? एक्चुअली एस्कॉर्ट क्यों किया गया? क्योंकि एक प्रिजनर कैंप बनाया गया होगा, मैं जहाँ तक मानता हूँ। तो एक जगह से दूसरी जगह, हैफा के करीब-करीब 150 किलोमीटर नीचे से, साउथ से, और साउथ की तरफ वो हैदराबाद लांसर उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। 22 तारीख को उनको आदेश दिया गया था कि आप एस्कॉर्ट करिए, 22 सितंबर। 22 सितंबर को। और 22 सितंबर को ही ये डेवलपमेंट हुए, रिकॉनासेंस हुआ और पता लगा, दलपत सिंह से बोला गया कि भाई आप जो है मत करिए, हम कुछ और करेंगे। एक जज्बा देखने वाली बात थी, उन्हें पता था कि ये तो लड़ेगा ही, ये तो लड़ेगा ही, हिंदुस्तानी हैं, लड़ेंगे। मतलब आप कहेंगे कि नेगेटिव चीज के अंदर भी उन्होंने पॉजिटिव देखा अंग्रेजों ने, कि इसको बोलेंगे तू पीछे आ जा, जबकि उनको इतना पता था कि साइकोलॉजी। बिकॉज बिकॉज एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैफा पोर्ट को कैप्चर करना नहीं था सिर्फ। हाँ, वो तो बाद में भी कैप्चर हो जाता, पूरी लड़ाई खत्म हो रही थी तब तक नहीं कर पाया ये कैप्चर, तो अभी क्या कर, वो तो बाद में कर ही लिया जैसे हैफा पे कब्जा। लेकिन अब्दुल बहा को छुड़ाना था, वो जल्दी थी। वो जल्दी के लिए मेजर दलपत सिंह ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है। टास्क क्या era? टास्क हाइफा को लेना था या टास्क जो अब्दुल वहाब को छुड़ाना था? आप जब हैफा पे कब्जा करोगे तभी तो अब्दुल वहाब को ढूंढ पाओगे। क्योंकि मैं इसमें रिलीजियस एंगल भी देख रहा हूँ, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। जब आप हैफा को कब्जा करोगे, इवन विड्रॉल के लिए, जो मैं टैक्टिक्स की बात कर रहा हूँ, जो रणनीति की बात कर रहा हूँ, रणनीति पे आता हूँ, तो क्या किया कि इन्होंने एक रोड ब्लॉक लगाया ताकि विड्रॉइंग फोर्सेस जो स्ट्रांग पॉइंट पे बैठी हुई हैं वो हैफा में फिर ना घुस जाएं और कब्जा कर लें। स्ट्रांग बना दें तो वहां बिल्टअप एरिया की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। हैफा में फिर अंदर अब्दुल बहा को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पोर्ट तो कंट्रोल बाद में होगा। तो इसलिए इन्होंने एक रोड ब्लॉक लगवाया, मैसूर लांसर के एक स्क्वाड्रन को भेजा और उसको एक टास्क और दिया गया कि माउंट कैरेमल पे जो सबसे ऊंची पहाड़ियों से 2 जगह से मशीन गनों से फायर आ रहा था और आर्टिलरी का फायर आ रहा था, ऑस्ट्रियन फायर आ रहा था, तो तुम स्क्वाड लेके जाओ अपने घोड़े और उनको पीछे से सरप्राइज अटैक करो। इट वाज अ सरप्राइज, क्लियर सरप्राइज, रियर अटैक, जो कि बहुत मुश्किल था। लेकिन मैसूर लांसर ने बखूबी काम किया और सबसे पहले अटैक में वो 2 गनें पकड़ी उनकी, जबकि वो 2 गनें काम कर चुकी थी, मेजर दलपत सिंह को घायल कर चुकी थी। तो घायल होने के बाद भी लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई लड़ते रहे। उनको उनका एक जो साथ में सूबेदार थे, दफेदार या सूबेदार जो भी उस टाइम पे कहो, वो जो थे वो शेर सिंह के नाम से जाना जाता, और उन्होंने पूरी मदद करी, उनको पूरा रेस्ट कराया। मेजर दलपत सिंह की डेथ अगले दिन हुई थी, 24 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी। विजय करने के बाद। विजय, हाँ, हैफा को जीतने के बाद हुई थी। तो एक तो ये रोड ब्लॉक लगाना, दूसरा सरप्राइज अटैक करना, एक ये मैसूर लांसर को टास्क दिया गया। और उसके बाद में रणनीति का तीसरा हिस्सा था कि जब मेजर दलपत सिंह के घोड़े नदी में फंस गए, क्विक सेंड, नदी के बहाव में क्विक सेंड जल्दी हट्टी हो जाती। अच्छा, फिर वहां पे मार्शेस भी है, कचड़ा भी है। तो जब देखा, और पानी भी कहीं कहीं पे गहरा था, तो देखा कि घोड़े कुछ तो तैरने से लग गए ऊपर, तो पानी काफी गहरा था, तो उन्होंने फौरन एकदम टर्निंग मूवमेंट लिया और इफेक्टिव फायर आ रहा था, इफेक्टिव फायर भी आ रहा था दुश्मन का, तो बाईं तरफ एकदम टर्न किया, जो कि पहाड़ी पे चढ़ना नहीं था उनके प्लान के हिसाब से, उन्होंने सरपट हाइफा की तरफ जाना था फायर के बीच से निकलते हुए। लेकिन फिर उन्होंने लेफ्ट में टर्न किया और लेफ्ट में टर्न करके थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़े, और उस टाइम पे चढ़ते पे उनको मशीन गन के फायर ने बस्ट उनको लगा। तो ये था रणनीति का एक हिस्सा, टर्निंग मोमेंट, जिसको आज भी हम लोग
बहुत आर्मर्ड के वारफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, मोबाइल मैकेनाइज्ड वारफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट मांगते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि दुश्मन की जो फोर्सेस के जो हथियार हैं उनका मुंह एकदम चेंज होगा और वो चेंज कर नहीं पाएंगे बिकॉज उन्होंने कोऑर्डिनेट कर रखा है। आपने सडनली चेंज कर दिया अपना डायरेक्शन, लेकिन उस डायरेक्शन को चेंज, उसको उनकी उस टैक्टिक्स को बरकरार उनके सेकंड इन कमांड कैप्टन अनूप सिंह ने किया। अनूप सिंह ने फौरन चार्ज लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा कि मेरा कमांडर जो है घायल हो गया है, उन्होंने फौरन चार्ज लिया और चार्ज लेकर के उसी चार्ज को, उसी मोमेंटम को बरकरार मोमेंटम को, जो मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम जो जिसको कहते हैं हम लोग आर्मर्ड वारफेयर के लिए, उसको बरकरार रखा और दुश्मन को सरप्राइज देते हुए आगे बढ़ते चले गए, कितनी भी गोलियां आई। तो ये है कि कहते हैं कि फौज में कभी कमांडर मरता नहीं है, क्योंकि एक दूसरा तैयार रहता है। तो वो उसका एक नमूना देखने के लिए यहाँ मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मेजर दलपत सिंह की शहादत हुई उसके अंदर, और दूसरे मेजर अनूप सिंह, कैप्टन अनूप सिंह कैप्टन अनूप सिंह ने चार्ज संभाला और बखूबी उसको अंजाम दिया। और उसमें एक स्क्वाड्रन ट्रुप कमांडर, ट्रुप लीडर जो थे वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट सगत सिंह थे। सगत सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट सगत सिंह, और जिनको भी विक्टोरिया क्रॉस मिला। हाँ। कैप्टन अनूप सिंह को भी विक्टोरिया क्रॉस, दोनों को जिंदा रहते हुए मिला। विक्टोरिया क्रॉस दोनों को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड ब्रिटिश एम्पायर ने, जो आज का हमारा परमवीर चक्र कहलाता है। और मेजर दलपत सिंह ने तो दिया ही गया विक्टोरिया क्रॉस। तो ये इस हाइफा के ऊपर विजय जब किया, तो विजय हम कब माने? जो अब्दुल वहाब को छुड़ाया तब माने, क्योंकि आपने उसकी चर्चा की इसलिए जो बोल रहे हैं, या फिर वो शहर पे कब्जा करके ऑटोमन टर्क्स को पीछे धकेल करके ब्रिटिश एम्पायर का जो परचम लहराया, वही उसकी विजय थी? देखिए, ये लड़ाई तो एग्जैक्टली 1 घंटे की थी। 1 घंटे में लड़ाई खत्म हो गई थी। 4 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन बैठा हुआ था, 3 किलोमीटर के दायरे में रोड ब्लॉक इफेक्टिव लगाया, और मालूम जैसे ही लड़ाई खत्म हुई तो बचे खुचे तकरीबन 1350 ओटोमन एम्पायर के प्रिजनर्स पकड़े गए, कैदी बनाए गए। 26 उनके ऑफिसर्स की डेथ हुई, उनकी 18 तोपें पकड़ी गईं। जब इतना हो रहा है तो हमारा भी तो कुछ नुकसान हुआ होगा, हमारे सैनिकों का। हमारे कंट्रोवर्शियल कुछ है कि कुछ स्टडीज कहती हैं कि सिर्फ 1 ऑफिसर और 8 जवान मरे, लेकिन बाद की रिपोर्टें कहती हैं कुछ घायल होंगे। तो तकरीबन 34 हमारे लोग शहीद हुए और 60 घोड़े शहीद हुए, 84 घोड़े घायल हुए, और हमारे तकरीबन 40 जवान घायल हुए। 40 जवान घायल हुए, और जो रिपोर्ट्स आई है वो एक अधिकारी जो मेजर दलपत सिंह बात आती है। तो क्योंकि ये रिपोर्ट्स इजराइल ने अपने न्यूज़पेपर से जो दी हैं, और 61 कैवलरी की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी जो बैटल हिस्ट्री बताती है, उसमें बताते हैं कि 34। ये आपने 61 कैवलरी का जिक्र क्यों किया? ये एक्चुअली क्या, ये जोधपुर लांसर्स जो हैं वो एक्चुअली डिसबैंड कर दिए गए थे। फिर जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने से पहले डिसबैंड कर दिए गए थे, और देश आजाद अपनी अपनी रियासतों के, लेकिन कैवलरी तो कैवलरी है, बनी रही। फिर इसको दोबारा इनको 1953 में रेज किया गया, 61 कैवलरी, और उसमें मैसूर लांसर भी आए, शामिल हुए, हैदराबाद लांसर भी आए, और मैक्सिमम जो थे जोधपुर लांसर भी शामिल। जिन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उन्हीं को फिर दोबारा 1953 में जो 61 कैवलरी और 61 कैवलरी के पास आज की डेट में तकरीबन 500 छोटे मोटे सब मिला के अवार्ड हैं। 61 कैवलरी वो सब पहले से, जब से ब्रिटिश इंडियन आर्मी की लीगेसी को लेकर के आज तक जो लेके चले हैं। आज हिंदुस्तान में अगर कोई कैवलरी रेजिमेंट है तो सिर्फ 61 कैवलरी है। आप प्रेसिडेंट
बॉडीगार्ड जिनको बोलते हैं, जी। वो 61 कैवलरी ही काम अच्छा, करती है। जो घोड़ों की पूरी टीम चलती है राजपथ के या ऊपर। तो ये जयपुर में जाते हैं, जयपुर में रहते हैं, कुछ जब इनका काम होता है तो ये यहाँ आ जाते हैं देखिए, दिल्ली में। जब ये बैटल ऑफ हाइफा का जो प्लान किया होगा, इसका प्लानिंग का हिस्सा तो आपने कुछ बताया था, तो ये कुछ आप बता पाएंगे अगर कहीं स्टडी में आया हो, मोबिलाइज कैसे किया गया था, क्या जरिया था, अगर कुछ ऐसा स्टडी में आया हो। एक्चुअली उस टाइम पे मोबिलाइजेशन जो गने थी उनको या तो जानवरों से खींचा जाता था, जो टट्टू घोड़े होते हैं, क्यों लड़ाकू घोड़े अलग होते हैं और ये टट्टू और घोड़े वो अलग होते हैं, तो उनसे खींचा जाता था। नहीं तो कुछ मजदूर या जिनको कब्जा कर लिया जिन लोगों को उनसे खिंचवाते थे, तो गने तो उनसे खिंचवाई जाती थी। ट्रुप्स जनरली पैदल चलते थे और वहाँ ओपन बड़ी छोटी गाड़ियाँ होती, ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ नहीं होती थी, उनसे चलते थे। एक रेलवे लाइन थी। ये मोबिलाइजेशन क्या है, एक्चुअली उनको जब एवेक्यूएट करना है, ऑक्यूपेशन फोर्सेस है, उसको जब विड्रॉ करोगे तो आपने इंच इंच लड़ना पड़ता है। तो इनको लेके नहीं गए होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये खुद कैंपिंग करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, और दुश्मन विड्रॉ करता रहा और ये आगे बढ़ते रहे। जोधपुर लांस, मैसूर लांस और हैदराबाद लांस, इनकी वीरता की जो आपने अभी चर्चा किया, काबिले तारीफ है। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर हुआ था, तो आज हम इसकी, आज के संदर्भ में हम क्यों बात करते हैं, ये वो था हमारे जो आज़ादी के बाद का हम इसको बातचीत करें। ये मैं आम दर्शकों के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि लोगों के जहन में आता है कि जो पहले लड़ाइयाँ हुई हैं उसके आज चर्चे क्यों होते हैं, उसका उत्सव क्यों मना लिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि हिंदुस्तानियों ने हिस्सा लिया, लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहे, हिंदुस्तान यही सोचता रहा कि ब्रिटिश आर्मी के अंडर हुआ, ब्रिटिश आर्मी के अंडर हुआ। हिंदुस्तानी फोर्सेस तो उनके गुलाम थी, उन्हें जैसा आदेश मिला वो कर लड़ने गई। तो इसलिए मेरा ख्याल है, और फिर इन्हीं में से आपने देखा होगा, जब सुभाष चंद्र बोस की आईएनए बनी, इंडियन नेशनल आर्मी बनी, तो हिंदुस्तान की ही फोर्स जो प्रिजनर ऑफ वार थे उनको ही उन्होंने इस्तेमाल किया, अंग्रेजों की फौज। और अंग्रेजों की फौज कौन सी थी, उसमें हिंदुस्तानी थे। उनको ट्रेन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ट्रेन फौज उधर से ही मिल गई जो प्रिजनर थे। बिल्कुल, वो प्रिजनर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने कभी उनको, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चूंकि प्रिजनर का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो हमने ब्रिटिश के अंडर जितनी भी हमारी फौज उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन ये सिर्फ हुआ है 2003 में। 2003 में भारत इजराइल मैत्री संबंधों को बढ़ाने के लिए इंडिया और इजराइल ने डिसाइड उस टाइम पे किया कि हम लोग क्यों नहीं हैफा डे, या भारतीयों को, इजरायलियों को कन्विंस किया हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तानी नेतृत्व ने, कि भाई आपके लिए हमने इतना कुछ किया है, आप क्यों नहीं इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। पहले तो हमें हिम्मत ही नहीं हमने दिखाई, और जब हमने हिम्मत दिखाई तो यस, 2003 से हाइफा डे मनाया जा रहा है, इजराइल में भी और हिंदुस्तान में भी। 23 सितंबर को ये हाइफा दिवस मनाया जाता है, हिंदुस्तान में भी मनाया जाता है। और एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, लड़ाई खत्म हुई 3 साल के अंदर, जो ब्रिटिश सीएनसी का जो फ्लैग स्टाफ हाउस था, कमांडर इन चीफ, हाँ, कमांडर इन चीफ का फ्लैग स्टाफ हाउस था, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था त्रिमूर्ति भवन में। उस टाइम पे 1932 में, सॉरी 1922 में। त्रिमूर्ति भवन, हाँ, जो सेना अध्यक्ष था उस समय का, जो कमांडर इन चीफ, तो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो थे हिंदुस्तान में, उन्होंने उस त्रिमूर्ति, दिल्ली में, उसको त्रिमूर्ति भवन में कन्वर्ट कर दिया था।
इतना उन्होंने मूर्ति भवन में कन्वर्ट कर दिया था। तो त्रिमूर्ति मतलब 3 मूर्तियां कौन सी? जोधपुर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स और मैसूर लांसर्स। तो दिल्ली के अंदर जो चौक बना हुआ है वो त्रिमूर्ति चौक, हaifa चौक बोला जाता है उसको। उसको हाइफा चौक बोला जाता है। हाँ, और तो पहले- त्रिमूर्ति एक स्तंभ बनाया गया है, हaifa चौक पे एक पार्क बनाया गया है और उस स्तंभ पे 3 मूर्तियां ब्रॉन्ज की लगाई गई हैं और 3, एक जोधपुर लांसर पूरी अपने अटायर में भाले और उसके साथ खड़ा हुआ है और 2 और मैसूर और हैदराबाद लांसर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि काफी लोगों को पता नहीं होगा त्रिमूर्ति का इतिहास क्या है, जो चौक जो बनाया है और इसको हाइफा चौक के नाम से भी ब्रिटिशर्स जानते ने उस टाइम पे एक्नॉलेज किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी क्योंकि ब्रिटिशर्स की जड़ें हिलने लगी थी। हिंदुस्तानियों की बहादुरी और जज्बा उन्होंने 1857 में देख लिया था। जिस तरह से स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किया गया मंगल पांडे झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के अंडर तात्या टोपे, जी। तो वहां पे भी जो उपद्रव जिस तरह से लखनऊ में हुए, मेरठ में हुए और हर जगह हुए, ग्वालियर में, तो किस तरह से तो ब्रिटिश की जड़ें उस टाइम हिली और उसके फिर इतने साल के बाद, सोचो 60 साल से ज्यादा हो गए थे, फिर उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानी बहादुर बहुत है तो उनकी जड़ें हिलने लग गई थी। उन्होंने आनंद फानन में 2-3 साल के अंदर एक्नॉलेज कर लिया, लेकिन ज्यादा फिर बढ़ावा नहीं दिया क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हिंदुस्तान पे कब्जा करते रहना चाहते थे। सर, जो आपने त्रिमूर्ति चौक के जो हाइफा चौक के जिक्र किया अभी, उसकी अहमियत क्या है? एक्चुअली हिंदुस्तान में हमने क्या आपको बताया कि ये हिंदुस्तान की एक इनिशिएटिव थी 2003 में कि हिंदुस्तान ने इजराइल को बोला है और इस तरह से इजराइल में आज भी उन्होंने कुछ टाइम से ही शुरू कर दिया कि अपने स्कूलों के कार्यक्रम में, पाठ्यक्रम में क्लास 5 तक के हर बच्चे को हाइफा डे और भारत की सेनाओं का योगदान पढ़ाया जाता है। ये इजराइल की बात कर रहे हैं। इजराइल ने कर दिया। अब क्या हुआ कि 2003 के बाद में फिर इजराइल और हिंदुस्तान के संबंध जो भी है, गवर्नमेंट चेंज हुई, क्या हुआ वो बताने की यहाँ पे बातचीत नहीं है, लेकिन 2018 में फिर भारत के अभी जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने और इजराइल के प्रधानमंत्री और उनकी लीडरशिप दोनों ने फिर इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइव किया। उस टाइम का जज्बा देखने काबिल था, इजराइल में भी और हिंदुस्तान में भी। 2018 में 23 सितंबर को जिस तरह से इजराइल में हाइफा पार्क बनाया गया है एक, और वहां पे सीमेंट्री बनाई गई है। हर एक जितने भी सोल्जर्स की वहां पे समाधि टाइप बनाई है, उस पर लिखा हुआ है उसका नाम, उसकी रैंक, उसका यूनिट का नाम, शहादत का दिन, वो सब वहां पे लिखा हुआ है। और वहां पे रिद लेइंग होती है, त्योहार जैसा मनाया जाता है और लोग आकर के अपनी ऑफरिंग करते हैं और देश को, भारत के वीरों को, भारत को थैंक यू बोलते हैं कि आपके कारण हम बने, हमारा देश बना। क्योंकि उस टाइम तो देश बना ही नहीं था, इजराइल तो बना 1948 में, लेकिन ओटोमन एम्पायर खत्म हुई उसी टाइम पे। तो कहने का मतलब जो आज का इजराइल है वो भारतीयों की वजह से है। अगर भारतीय सैनिक वहां नहीं जाते, अगर ये हाइफा युद्ध नहीं जीता जाता तो इजराइल नहीं बना होता, मैं ये कहूंगा। सर आपने जिक्र किया था कि त्रिमूर्ति भवन के बारे में, उसकी अहमियत बताएं। एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया है कि त्रिमूर्ति भवन को सीएनसी का रेजिडेंस पहले था, फ्लैग स्टाफ हाउस था, उसको उन्होंने 3 साल के अंदर एएनसी बोले तो वो सेनाध्यक्ष, कमांडर इन चीफ, जो ब्रिटिश सेनाओं के कमांडर यहाँ माने जाते थे, ठीक है। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन हुए जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। अच्छा, वो उसमें रहे थे गवर्नर। तो उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और उसको कह दिया 3 मूर्ति भवन, बिकॉज 3 मूर्ति नाम सिर्फ उन 3 लांसरों के, 3 स्टेट लांसर्स के नाम दे दिए, लेकिन इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। कुछ दिन रखा, उसके बाद लोग भूल गए या भुला दिया गया। तो उस तीन मूर्ति भवन में तो आज संग्रहालय, पहले प्रधानमंत्री वगैरह भी रहते थे हमारे, उसको उसी नाम से ही जाना जाता था।
अच्छा अच्छा। क्योंकि वो रेजिडेंस था। बाद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी लोग रहते रहे उसमें रहते रहे। ये 2018 में बिल्कुल उसके सामने हैफा चौक बनाया गया है। और 2018 का जो नज़ारा था उस टाइम का, अगर आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इजराइल के झंडे और हिंदुस्तान के झंडों से वो रोड और सड़कें और सड़कों के ऊपर पटा हुआ था। और इतना अच्छा उस टाइम पे माहौल बना करके और सेलिब्रेशन किया गया था। रिदलिंग हुई पहले जयपुर में जाकर के 61 कैवलरी के ऑफिसर्स को वहाँ पे ऑनर किया गया, वहाँ रिदलिंग हुई, बड़ा खाना किया गया। और फिर यहाँ आकर के दिल्ली में पूरा कार्यक्रम कराए गए, उनको ऑनर किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। और जो नाती पोते थे उस टाइम के सोल्जर्स के, राजपूत जोधपुर डांसर्स के और इनके, वंशज। सबको बुलाया और वंशजों को, उनको भी ऑनर किया गया। तो उस टाइम से हम हर साल हैफा डे मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तानी ना भूलें और इजराइल हमें याद रहे। हमें इस युद्ध के बाद और इतना बढ़िया दोस्त मिला है, इजराइल मिला है, जो कि कुछ भी हो जाए हमारे साथ रहता है, हमारा साथ देता है। इस लड़ाई के दौरान ब्रिटिशर्स ने भारतीय नेतृत्व को पहली बार देखा, कैसे देखा? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय नेतृत्व को देख के उनकी शौर्य, उनके जोश, उनके साहस, उनके बलिदानी परंपरा में कहूंगा कि हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि युद्ध क्षेत्र से कोई वापस नहीं आता, वापस आता है या तो जीत के आता है या लाश बन के आता है। ये तो युद्ध की बात हो गई। तो युद्ध के बाद ही ब्रिटिशर्स ने उसको देखा, नेतृत्व को पहचाना कि भाई इस हिंदुस्तान के नेतृत्व को अब एक्नॉलेज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लोगों को वो लेते ही नहीं थे। ब्रिटिश आर्मी में हमारे ऑफिसर्स तो बने ही नहीं, बहुत कम ऑफिसर्स, सूबेदार बना के छोड़ देते थे, बस ऑनररी रैंक दे दी जाती थी, ऑनररी कैप्टन, बस ज्यादा से ज्यादा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो शौर्य गाथा जो लिखी गई थी वहाँ विदेश की धरती के ऊपर, जो आज का इजराइल है, जिसका श्रेय इजराइल खुद भारत को देता है कि भारतीय सैनिक ना होते तो इजराइल ना होता, तो क्या इसको कहीं पढ़ाया जाता है हमारे पाठ्य पुस्तकों में? ये हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत से ऐसे युद्ध हैं जिनको कि हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ने वालों को तो पढ़ा दिया जाता होगा। आईएएस के एग्जाम्स में हाइफा वार आता है, लेकिन नॉर्मल बच्चों के, जो देश की जनता को, देश के छोटे बच्चों को हमारे हिंदुस्तान के बहादुरी और सैनिकों की बहादुरी के बारे में नहीं बताया। अभी हमारे आज की पीढ़ी को कारगिल के बारे में जानकारी होगी, बिकॉज हम कारगिल विजय दिवस मनाते रहते हैं, थोड़ा बहुत आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन उससे पहले इसको बड़ा दुर्भाग्य है कि हम हाइफा के इतने अच्छे और उत्कृष्ट युद्ध को भूल गए, हमारी जांबाजी को भूल गए। तो आप क्या देखते हैं कि इस युद्ध से आज की युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा मिलती है? भाई आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है या मेरा संदेश है कि देखो, अगर आप में कुछ है, उस कुछ का मैं बताता हूँ। आप में जज्बा है, देशभक्ति है, देश के लिए कुछ करने की क्षमता है, साहस है, और आप में शौर्य है, हिम्मत है। डरता तो हर एक आदमी है। आप ये कहना बेकार होगा कि फौजी डरता नहीं, फौजी भी डरता है, लेकिन आप में जो चीज गुण हैं, अगर वो गुण हैं तो आप फौज ज्वाइन करिए। फौज से अच्छी कोई भी सेवा नहीं है। ये मैं भारतीय युवा पीढ़ी को बताना चाहूंगा, और यही प्रेरणा हमें मिलती है, हमारी युवा पीढ़ी को लेना चाहिए। आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि ऐसी कोई रणनीति है उस युद्ध से जो हमने सीखा हो, जो आज भी भारतीय सेना फॉलो करती है? यस, अब फॉलो करने लग गई है, अब फॉलो करने लग गई है। वैसे आर्मर्ड वारफेयर या मोबिलाइज्ड वारफेयर और मैकेनाइज्ड वारफेयर जो है,
उसमें तो जो टैक्टिक्स आज हम कागजों में लिखते हैं, टर्निंग मूवमेंट, सरप्राइज, रियर अटैक, मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अ, वो सब सिद्धांतों का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन जो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है मिलिट्री वो- टर्मिनोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तो हम करते ही हैं, लेकिन हमारी फौज ने उससे सबक जरूर लिया है, और वो सबक लिया है कोऑर्डिनेटेड बैटल का। आज पे लड़ाइयाँ जो हैं कोऑर्डिनेटेड बैटल की लड़ाइयाँ हैं, अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ठीक है। हमारे पास वहाँ पे रॉयल फ्लाइंग कोर थी, कोई उनके जहाज ना तो जर्मन और ना इटालियन जहाज़ों को क्या मुकाबला कर सकते थे। वो लोग बॉम्बिंग भी करते थे, हमारे सिर्फ जहाज या ब्रिटिश जहाज थे इतने कमज़ोर थे, एयरशिप थे एक्चुअली उनके पास, बलून टाइप। तो वो सिर्फ रिकॉनेसेंस करके आ जाते थे, उन्हें बैठा एक बंदा देख के आ गया क्या है क्या नहीं, बस कुछ और नहीं था। वो लोग बॉम्बिंग करते थे। आज की लड़ाई हमने ये सीखा उस लड़ाई से कि सिर्फ आप जज्बा तो चाहिए, जोश चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोऑर्डिनेशन चाहिए। एयर, अगर उस टाइम पे हमारे पास एयर होती या ब्रिटिश के पास एयर होती, हवाई, अगर थोड़ा सा भी हमला हो जाता, जरा सी बॉम्बिंग कर देते, तो क्या इतना जो हमारी कैजुअलिटी हुई वो भी नहीं होती। भले पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा बॉम्बिंग का असर कम होता है, लेकिन स्लोप्स पे पहाड़ असर अच्छा हो जाता। तो उसके बाद में हमारी कैरेज मोमेंट मोबिलिटी, आज हम मोबिलिटी पे बात करते हैं, क्विक, जल्दी से जल्दी इफेक्टिव हो जाए, वो हमने सीखा क्योंकि हम मोबिलिटी नहीं थी वहाँ पे, मोबिलिटी नहीं थी। तो एयर कोऑर्डिनेशन, मोबिलिटी, इन सब सिद्धांतों को बहुत बहुत ही बारीकी तौर से हिंदुस्तान की फौज ने इसको लिया है और सीख रही है। अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसा कोई वाकया जो उस युद्ध के दौरान जिसने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा हो या सोचने पे विवश किया हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, झचकोरा तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ सोचने को मजबूर कर दिया। इस लड़ाई, जब हैफा की लड़ाई हो गई, तो जो हमारे मृतक सैनिक थे जिनकी डेथ हो गई थी, तो क्या होता है, मास बरियल होता है, मास क्रिमेशन होता है, एक एक को क्रिमेट नहीं कर सकते, धर्म देख के नहीं कर सकते, तो मास बरियल होता है। तो एक के ऊपर लाश, दूसरी लाश डाल रही आ रही थी। उनका अंतिम संस्कार भाई। अंतिम संस्कार, जोधपुर लांसर का एक सिपाही थे पुरुषोत्तम सिंह, जी। उनको भी डाल दिया गया। और लोग जो डाल रहे थे उसमें किसी की नजर पड़ी कि उनकी जेब में माँ चामुंडा माता या लक्ष्मी या कुछ ऐसा था, देवी की फोटो रखी हुई है और वो हिल रही है, हिल रही है। जब उनको दफनाने के लिए लेके गए, उनको जब क्रिमेशन करने के लिए कर रहे थे, बरियल करने के लिए कर रहे थे, उस टाइम पे वो हिल रही है, तो लोगों ने कहा ये तो हिल रही है, दिल धड़क रहा होगा। डॉक्टर को बुलाया, चेक किया तो वाकई में पल्स उनकी थी, मेडिकल एड दी गई और उसके बाद में वो सही हो गए, जिंदा हो गए। तो ये चीज लड़ाई की एक बहुत ही विभत्स सूरत मैं आपको बता रहा हूं, चलते चलते कि ये भी ऐसा भी होता था, आज भी हो सकता है। उस भीड़ में कैजुअलिटी ऊपर आ रही हैं, और जो बेचारा बच जाता उसको भी हमने वहीं पे लपेट दिया, वहीं पे डाल दिया, उन्हीं गाड़ियों में डाल दिया जिसके साथ में डेड बॉडीज आ रही हैं। और जबकि उसको अगर फर्स्ट एड या टाइम से मेडिकल एड मिल गई होती तो हो सकता वो बच ये जाए। तो युद्ध का एक भयानक रूप होता है जो अक्सर देखने को इसने झकझोर दिया। और ये कहानी जो है वाकई में हमें सोचने को विवश करती है कि हम अगली लड़ाइयों में या जब भी कभी सैनिक स्क्विमिशेस होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो उस टाइम पे कैजुअलिटी सेग्रीगेशन जो है बड़ी सावधानी से करें। कल दुबे सर, ये बताइए कि हमारी सेना को ही उस युद्ध के लिए क्यों चुना गया? क्या मरने के लिए भेजना को उनका मकसद था, या उतना अहमियत नहीं देते थे, या पहले से सोच के बैठे लॉस्ट बैटल है? देखिए, इसके पीछे एक मनोविज्ञान है।
और स्ट्रेटजी भी है, रणनीति भी है। मनोविज्ञान ये है कि भाई हम आप पे शासन कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो हैं, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस किसी भी देश पे जब कब्जा कर लेती हैं तो वो मानसिक रूप से मानती हैं कि इनकी हर चीज पे मेरा हक है। आप आज से 70 साल पहले हम अच्छी गुलाम थे, लेकिन इतनी अच्छी तरह से गुलाम नहीं थे। फिर भी हर एक बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां थी हमारे देश में, लोगों को कहने का, आंदोलन करने का समय मिलता था, भले चाबुक चलते हों, लेकिन इतनी अच्छी तरह से गुलाम थे। ऑक्यूपेशन फोर्सेस, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस जो होती हैं, वो एक्चुअली मान के ये चलती हैं कि ये हमारे बिल्कुल गुलाम हैं, इनकी हम हर चीज पे कब्जा कर लेंगे और ये चीज मेरी है, जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे। पहली तो ये मानसिकता है। दूसरी स्ट्रेटजी, तो ये मानसिकता ब्रिटिश में भी होगी, हर एक में भी होगी। और चूंकि ब्रिटिश ने जहां जहां साम्राज्य स्थापित किया, जैसे आपने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का कहीं अंत नहीं होता था, सूरज कहीं नहीं डूबता था, सूर्यास्त नहीं होता था, तो हर जगह जहां पे गए वहीं की रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, उसको लूटा, वो तो चलो रिसोर्स वेल्थ ले गए, लेकिन जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनको वो कैसे बेस्ट यूज कर सकते थे, सही इस्तेमाल कर सकते थे। तो अब चूंकि वो युद्ध लड़ रहे हैं, और ये युद्ध मिडिल ईस्ट का युद्ध था, जहां पे रेतीला इलाका है, पथरीला इलाका है, तो कहां से फौज आएगी? इन्फेंट्री या घुड़सवार। और उस टाइम में घुड़सवार और इन्फेंट्री थे, छोटी हल्की तोपें होती थी, हवाई जहाज थे नहीं। तो जो हमारे उस युद्ध के लिए, उस जगह के लिए, उस टरेन के लिए, उस टोपोग्राफी के लिए सुपर सुटेबल फोर्सेस ब्रिटिश ने सोची, वो ले गए। तो इसलिए उन्होंने इनको इस्तेमाल किया। अब देते हैं अहमियत की बात। हिंदुस्तानी लोगों को अहमियत ब्रिटिशर्स क्यों नहीं देते थे? अब इसका मैं बहुत ही लजीज और सीधा उदाहरण देना चाहूंगा। घर में आप जिसको अहमियत ज्यादा दे दोगे वो आपके सिर चढ़ जाएगा, सिर चढ़ जाएगा। तो जो बड़ा बूढ़ा होता है सबको बराबर और एक हिसाब से किसको कितनी अहमियत देनी है उस हिसाब से आप करते हैं। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन घर से ही शुरू होता है, फिर वो मोहल्ला, गांव, शहर और आगे बढ़ता रहता है, देश रहता रहता है। तो आप जिस आदमी की जितनी अहमियत उतनी जितनी ज्यादा दोगे उतना आपके सिर पे चढ़ेगा। लेकिन चूंकि ब्रिटिशर्स देश को राज करना चाहते थे, देश को लूटना चाहते थे, देश को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, वो तो उनको जब मजबूर होना पड़ा, सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरीकों से मजबूर होना पड़ा। सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट कौन थे? गांधी जी। सत्याग्रह कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, विदेशी कपड़ों में आग लगा देंगे, नमक छोड़ो यात्रा कर देंगे, डांडी यात्रा कर देंगे, भारत छोड़ो कर देंगे। तो और एक थे गरम दल, एक थे नाम नरम दल थे और एक थे गरम दल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लड़ेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। जब ब्रिटिशर्स को ये लगा तो उन्हें अब नहीं इन पे कब्जा कर सकते, उससे पहले उन्हें पता लग गया। लेकिन वो पता लग गया 1857 में, पता लग गया, इस लड़ाई में पता लग गया कि भाई अब तो इंडियन मिलिट्री के पास में वेलर है, जोश है, नई लीडरशिप भी है, और इनके लीडर्स तो पैदा हो जाते हैं, एक गया दूसरा पैदा हो जाता है। सेकंड लेफ्टिनेंट साहब लीडरशिप, और उन्होंने हैफा पे कब्जे किया। हैफा में घुसने वाले वो पहले ऑफिसर थे, सेकंड लेफ्टिनेंट सगत सिंह, सोचिए, अनूप सिंह। तो ये ब्रिटिशर्स को जब लग गया तो सडनली, लेकिन जब तक वो कंट्रोल कर सकते थे, जब तक उन्होंने अहमियत नहीं देना तो नहीं देना, वो एक साइकोलॉजी थी। और उसी के कारण हमारे हिंदुस्तानी जो बहुत ही काबिल लोग थे उनको भी ऑफिसर के ग्रेड में नहीं जाने देते थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना ही 1932 में करी जा करके, लेकिन उसमें भारतीयों को ट्रेन तो किया जाता था, लेकिन उनको जूनियर लीडर ही रखा जाता था, सीनियर लीडरशिप के लिए ट्रेन नहीं किया जाता था। आपने बताया कि ये तीनों फोर्सेस को मिला के बाद में 1953 में 61 कैवलरी खड़ी किया।
क्या आज भी घुड़सवार हैं, ऐसे रेजिमेंट हैं? देखिए, इस लड़ाई ने ये साबित कर दिया, या मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं, रणनीतिकार हैं, उनको सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या अब वक्त बदलाव का नहीं आया। बड़े बड़े खंदक खोदे हुए हैं, ट्रेंचेस खोदी हुई हैं, उनके सामने बावर्ड वायर लगे हुए हैं 20 25 50 मीटर तक, आदमी आराम से घुस नहीं सकता, बाढ़ लगी हुई है और उन पे कवरिंग फायर आ रहा है। आप घोड़े से कूद नहीं सकते, घोड़े फंस जाएंगे, गिर जाएंगे, आप स्लो होंगे घोड़े, गोली लगेगी, एम्प्टी फायर आएगा, कोऑर्डिनेटेड फायर है। तो सोचने को मजबूर कर दिया कि अब घुड़सवार फौज की अहमियत नहीं रही। इसलिए लोग कहते हैं कि ये लास्ट कैवलरी चार्ज था, दुनिया की लड़ाई में लास्ट घुड़सवार होकार चार्ज या अटैक या बैटल था कहते हैं। लेकिन अगर मिलिट्री हिस्ट्री को देखा जाए तो 1932 में, सॉरी 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटालियन फोर्सेस ने, इटली के 600 घुड़सवार थे और रूस के तकरीबन 1500 इन्फेंट्री, कोऑर्डिनेटेड, एलएमजी, मशीन गने, तोपें, सब कुछ थे, उन पे अटैक किया। शुरू में जीत या उस बैटल की जीत जो हुई वो इटालियन की हुई, घुड़सवारों की जीत हुई, वहां भी जीते, लेकिन अल्टीमेटली इटली हार गया था। अल्टीमेटली इटली जो था वो रूस से हार गया था उस युद्ध में। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब ये देखा गया कि ये कैवलरी जो है काम नहीं करने वाली अगले युद्धों में, क्योंकि इनोवेशन होना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें कि मोबिलिटी हो, मूव भी करें घोड़ों की तरह, हर टरेन में जा सकते, घोड़ा कहीं भी छलांग लगा लेगा, पानी में, छोटे खंदकों में कूद जाएगा। तो उस तरह से तो टैंक सोचा गया कि ट्रैक पे चलेगा, लेकिन ट्रैक शुरू में ट्रैक नहीं मिले, व्हील मिले बड़े बड़े, और फिर बाद में ट्रैक आया, डेवलपमेंट हुआ, प्रोटेक्शन मिले। अब घोड़े को कोई प्रोटेक्शन नहीं था, घुड़सवार को कोई प्रोटेक्शन नहीं था, वो अपना कवच लगाए हुए था। घोड़ा के भी थोड़ा सा कवच लगा देते, वहां गोली लगी तो बच जाएगा, और कहीं लग गई तो मर जाएगा। तो प्रोटेक्शन मिले, स्पीड भी मिले, मोमेंटम मिले। मोमेंटम की जो मैंने बात करा, स्पीड और मास, स्पीड मास जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम बनता है। तो मोमेंटम तेज, जब आप तेज रफ्तार से, आप कभी देखो, आप तो खैर पुराने फौजी हैं, कि एक टैंक जब सामने आता है और दुश्मन जमीन पे कितना भी ट्रेंड बैठा हो, ट्रेंच में बैठा हो, इन्फेंटेरियन रॉकेट लॉन्चर लेके बैठा होगा, लेकिन लगता है कि राक्षस आ रहा है और बहुत बड़ा पकड़ करता हुआ T-72 है कोई टैंक आता होगा, उसका बड़ा सा बैरल और लंबा सा, और बाई चांस उसने कहीं खंदक से देख लिया तो वो गोला वहीं पे मारता, उसकी मशीन गन मारेगी पहले, तो एक भयानक राक्षस जैसा दिखता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी और धीरे धीरे इस लड़ाई, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने कि टैंक का आविष्कार किया। टैंक का आविष्कार इस लड़ाई से हुआ। इस लड़ाई की बहुत देन है। ये हैफा की लड़ाई ने इजराइल तो बनाया, इराक बनाया, लेबनान बनाया, सीरिया बनाया, सूडान बनाया, ये छोटे छोटे कंट्री धीरे धीरे बने, लेकिन ये सब उसके बाद ही बने। इवन सऊदी अरबिया, इजिप्ट, आपका इजिप्ट मिस्र देश था, लेकिन किसी के अंडर था, इंडिपेंडेंस मिली उसको। तो एक ये टर्निंग पॉइंट था जो हाइफा का नाम। बहुत ही इतिहास और हिंदुस्तान के, मिडिल ईस्ट के इतिहास के लिए, हिंदुस्तान के इतिहास के लिए, इसीलिए आज सऊदी अरबिया हमारा दोस्त है, इसीलिए इजिप्ट से हमारी इतनी अच्छी डिप्लोमेसी चलती। इराक, आप देखिए, तो इनकी स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी था हैफा पे कब्जा करना, तो ये टर्निंग पॉइंट था। कने दुबे सर, आपने हाइफा के बारे में बताया, उस वक्त क्या हाइफा शहर, इजराइल तो बाद में बनाए, वो किसके अंडर में था? एक्चुअली
मैंने आपको बताया कि हाइफा 400 साल, उस टाइम से 400 साल पहले तक ओटोमन अंपायर के कंट्रोल में था। ओके, 400 साल एग्जैक्टली 99 साल पहले 23 सितंबर 1918 के 99 साल पहले एक बार फिर हैंड एक्सचेंज हुए पाशा के बीच में, ठीक है। और उसके बाद में ब्रिटिश के अंडर आ गया, फिर पाशा के ओटोमन एम्पायर के बीच में चला गया। तो लेकिन ब्रिटिशर्स इसको कब्जा इसलिए करना चाहते थे कि जो हाइफा पोर्ट है, सी पोर्ट है मेडिटेरियन सी में के किनारे ही है ये, उसको डेवलप करना था और उसको यूज करना था अपनी रसद सामग्री और चीज़ों को लैंडिंग कराने के लिए, वापस भेजने के लिए, अपने देश में भेजने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे जाने आने का जरिया सिर्फ समंदर था। तो हाइफा उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने, और ज्यूज लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स को मदद कर रहे थे। मैक्सिमम पॉपुलेशन ज्यूज एट्रोसिटीज सह रहे थे पाशा की, ठीक है। टर्क्स की एट्रोसिटीज, ओटोमन अंपायर की एट्रोसिटीज सह रहे थे 4 साल से। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमें हैफा मिल जाएगा तो हम आपको एक स्वतंत्र जगह देंगे रहने के लिए। इजराइल ज्यूज को बोला, इजराइल नहीं बोला उस टाइम पे, इजराइल तो देश को नाम दिया गया। उसके बाद में जैसे ही ये हैफा वार खत्म हुआ, बैटल खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो ज्यूज पे अत्याचारों की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वार में भरी पड़ी है। जर्मनी फोर्सेस के गैस चैम्बर्स भरे पड़े हैं जिनमें ज्यूज को यातनाएं दी गई, जिंदा जला दिए गए आदमी, औरतें। तो ज्यूज ने क्या किया उस टाइम पे कि हर एक देश में जाकर के छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे अपने आबादी के तौर पे हर देश में अपना सर्वाइवल के लिए रहने लग गए। दिमाग था, मेहनती थे, तो सर्वाइवल अपने जिंदा रहने के लिए वो रहते रहे और इंतजार करते रहे कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो और ब्रिटेन फोर्सेस जीते, एलाइड फोर्सेस जी, मित्र देशों की सेनाएं जीत पाए। जैसे युद्ध खत्म हुआ, 45 में युद्ध खत्म हुआ, फिर दबाव बनाना चालू किया। उस टाइम बहुत ही अप डाउन हुए हैं, लेकिन ब्रिटिश की एक चीज माननी पड़ेगी कि उन्होंने जो वादा किया था वो उन्होंने निभाया। और वो इजराइल एक लाइन खींच दी कि समंदर के किनारे ये जगह है, ये पट्टी है, ये तुम्हारी पट्टी है। इजराइल कितना लंबा है? 78 किलोमीटर ऊपर से नीचे तक। चौड़ाई कितनी? 23 किलोमीटर। लेफ्ट टू राइट, ईस्ट टू वेस्ट। सोचो, एक पट्टी देती कि भाई यहाँ तुम रहो। अब उसमें फिलिस्तीनियों को भी रखना था, गाजा स्ट्रिप दे दी, गोलन हाइट्स, वहां लड़ाई झगड़ा चलता रहा, लेकिन वो इजराइल देश को वहां पे रख दिया गया। उनको कहा कि अब ज्यूज आ जाओ और रखो, और ज्यूज आए। फिर उन्होंने अपनी इस तरह से बनाया कि आज दुनिया का एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हाइफा में, आज रिसर्च सेंटर है। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हाइफा में है। हाइफा पोर्ट को डीप पोर्ट बनाया गया, बड़े बड़े समुद्री जहाज आज वहां पे जाते हैं। आज अदानी पोर्ट, हाइफा पोर्ट को अदानी पोर्ट के नाम से, बिकॉज इंडिया ने डेवलप किया हुआ है इसको, ठीक है। इंडिया डेवलप कर रहा है तो हिंदुस्तान की वो एक तरह से उनके लिए कॉपरेशन है। लेकिन हाइफा जो रिसर्च सेंटर है आज, और इसराइल का ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इसराइल में और भी बहुत से शहर हैं, लेकिन ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है। और आज ये मशहूर है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपनी रिसर्च सेंटर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, आयरन इंडस्ट्रीज के लिए। आयरन के जितने भी रॉ मटेरियल्स की इंडस्ट्रीज लगी हुई वहां पे हैं। और आज से 3-4 हजार साल पहले, 3,500 साल पहले, ईसा से 1500 साल पहले, उस टाइम पे ये हाइफा जगह जो थी वो रंगों के बनाने वाले मैन्युफैक्चरर के नाम से जानी जाती है। यहाँ रंग बनाए जाते थे। पहले दुबे सर, आपने बहाव मजहब के बारे में बात किया था। इस युद्ध के बाद उस बहाव मजहब का या उसके अनुयायियों का क्या हुआ, कुछ उसके ऊपर प्रकाश डालिए। देखिए, उस टाइम पे जब ये हाइफा की लड़ाई लड़ी गई तो अब्दुल बहा
जो कैद में थे और जिनको कि क्रूसीफाई करना था, जिनको कि फांसी की सजा देनी जा रही थे, अहमद पाशा, तो उस समय उनको बचाया गया। ये एक बहुत बड़ी रणनीति थी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स की एक रणनीति थी और जिसके लिए बलिदान मेजर दलपत सिंह जैसे लोगों को देना पड़ा। हाइफा पे कब्जा तो और बाद में भी हो सकता था। तो उस बलिदान को बहावी समाज मानता है। बहावी समाज ने उस टाइम पे उनके 20 लाख फॉलोअर थे। ब्रिटिशर्स की एक सोची समझी रणनीति भी थी और बहावी समाज ने उसके बाद इसको माना। और आज हिंदुस्तान में आप दिल्ली में जाइए तो एक लोटस टेम्पल के नाम से एक मशहूर हाँ, काफी मशहूर है। मंदिर कहो, टेम्पल बोलते हैं। देखिए, ये बहावी जो समाज है वो इसको एक बहावी धर्म नहीं कह सकते हम। और वो बनाया गया और वहाँ पे इस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी मजहब, कोई भी रोक टोक नहीं है। और मालूम है एक इंटरेस्टिंग चीज सर, कि अब्दुल बहा को कैद क्यों किया गया था? ओटोमन अंपायर भुखमरी हुई 1918 में, भुखमरी हुई उधर 18 और 17 के बीच में थोड़ा टाइम था भुखमरी। तो भुखमरी के दौरान फेमिनिन हुआ बहुत तगड़ा। तो उस टाइम पे इन्होंने फ्री खाना देना, लोगों की सेवा करना, सेवा का काम होता है फकीरों का, बहाव समाज का भी यही काम था। तो इन्होंने, अब्दुल बहा ने लोगों को इकट्ठा करके, मोटिवेट करके उनको बस, तो उन्होंने क्या किया कि और जिनकी मदद की गई, ओटोमन अंपायर ने सोचा ये हमारे विरोधी में, तो इन्हें पकड़ के अरेस्ट कर लिया। कलर दुबे सर, आपने बहुत रोचक बातों से हमें अवगत कराया। हाफ टीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। कर्नल खान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, और हमारी यादें भी ताज़ा हो गई। और मैं सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने बड़ी धैर्य से और बड़ी शांति से इस पोस्टकार्ड को देखा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बैटल ऑफ हाइफा की कहानी, एक गौरव गाथा जो सैन्य विशेषज्ञ कर्नल उमेश चंद्र दुबे ने बताया। काफी विस्तार से बताई, काफी गहराई से चीजें बताई, और हैरानी की बात यह है कि इतने देश अफेक्टेड हुए जिनको आज़ादी मिली इस बैटल ऑफ हाइफा के की कामयाबी के बाद, और कहीं चर्चा भी नहीं है। मैं समझता हूं कि आप लोग भी शायद इसको पहली बार सुन रहे होंगे। इसको सुनिए, बार बार देखिए, समझिए,